गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में निराला जी का पाठ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निराला जी के जीवन परिचय को जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में 1899 में हुआ और ये गढ़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने औपचारिक शिक्षा कक्षा 9 तक महिसादल में पाई और इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी बहुत अच्छे अध्येता थे और इन पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा का प्रभाव था। और इनका पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा रहा। आत्मीयजनों का असामयिक निधन होने से ये भीतर से टूट गए थे और इनका जो निधन है 1961 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि लिखे। इनकी संपूर्ण रचनाएं निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हैं। और जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उन कवि का जो परिचय है, उस पाठ को हमारे सिलेबस में 2 कविताएं हैं, एक उत्साह है, एक अट नहीं रही है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इसको हम जानेंगे। तो पहले हम कविता का वाचन करते हैं। देखिए, बादल दिख रहा है आपको चित्र में, उत्साह इनकी कविता है। उस बादल पे लिखी हैं: बादल गरजो घेर घेर गोर गगन, धराधर हो ललित ललित काले गुंगराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। ये पहली कविता है हमारे पाठ में। दूसरी है: अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आबा फागुन की, सट नहीं रही है, कई सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में माल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्द संपदा इसकी: धाराधर यानी बादल, जब आसमान में बादल कड़कते हैं, गर्जना के साथ बारिश करते हैं, तो बादल को कहा है धाराधर। उन्मन, कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमना मन। निदाग, गर्मी, निदाग है गर्मी। सकल, सब, सारे। आभा, चमक। वज्र, कठोर, भीषण। आपने इंद्र के वज्र के बारे में भी सुना होगा। अट, समाना। पाट पाट, जगह जगह। शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर। पट, समा नहीं रही हैं। इस कविता में निराला फागुन के सौंदर्य में डूब गए और उनमें फागुन की आभा रच गई। ऐसी आभा जिसे न शब्दों में से अलग किया जा सकता है, न फागुन से। कविता है: फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सब बंधन छूटे हैं, फागुन के रंग राग, बाग वन फाग मचा है, भर गए मोती के झाग, जनों के मन लूटे हैं, माथे अबीर से लाल, गाल सेंदूर के देखे, आंखें हुई हैं गुलाल, गेरू के ढेले कूटे हैं। ये फागुन पे लिखी गई कविता है। अब हम पाठ का विस्तार से जानेंगे कि कवि क्यों कह रहा है, ऐसा क्या है इस कविता में। पहले पाठ का जो सारांश है उसको हम अभ्यास करेंगे कि कवि इन कविताओं के माध्यम से क्या कहना चाहता है। पहली कविता है उत्साह, एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित किया है। किसको संबोधित किया है? बादल को।
जो पहला आवाहन गीत है वो बादल को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नई अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। तो कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति दोनों हैं। ललित कल्पना और क्रांति दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक क्रांति होती है, जैसे राजनीतिक क्रांति होती है वैसे सामाजिक क्रांति भी होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो इस उत्साह जो कविता है इसमें कवि जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी बादल को संबोधित करके वो कविता लिखते हैं कि बादल आएगा, नई कल्पना, नए नए अंकुर आएंगे, तो विध्वंस और विप्लव ये सब होगा और क्रांति का चेतना का वो उसमें संदेश है। तो ये सामाजिक क्रांति पर भी बताता है। और साहित्य जो राजनीतिक बदलाव हैं, सामाजिक बदलाव हैं, उसका आधार होता है। आपने देखा बहुत सारे कवि की कविताएं, गाने क्रांति के समय गाए जाते हैं, बोले जाते हैं। दूसरी कविता इनकी अट नहीं रही है। ये कविता फागुन महीने की मादकता को प्रकट करती हैं। यानी आपने देखा होगा फागुन का महीना आता है, विक्रम संवत में आखिरी महीना होता है, उसमें ये मार्च के महीने की बात कह रहा है। तो कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब हम पाठ का विस्तार से देखते हैं। ये बादल है जिसका चित्र कवि कह रहा है, ये उत्साह कविता का पहला हंस है। इसका हम अर्थ जानेंगे। कवि क्या कह रहा है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। इसमें कवि निराला जी कहते हैं, ओ बादल तुम गरजो, सारे आकाश को घेर लो, खूब जोर से गरजो और इस धरती पर बारिश कर दो। ललित ललित काले घुंघराले, तुम्हारे जो रूप सौंदर्य हैं वो काला दिखाई दे रहा है और घुंघराला दिखाई दे रहा है। जैसे बाल होते हैं वैसे बादल की कल्पना की है। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे किसी बच्चे की कल्पना होती है वैसा बादल बना हुआ है। जैसे बच्चा नई नई चीजें सोचता है उस पर, वैसे बादल दिख रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे नव जीवन वाले, तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी आवाहें। विद्युत छवि उर में, उर का अर्थ हृदय में, तुम्हारे दिल में बिजली की जैसी चमक है, बिजली की जैसी छवि है। कवि नव जीवन वाले, और तुम तो कवि के समान नया जीवन देने वाले हो, तुम तो नया संचार करने वाले हो। वज्र छिपा, तुम्हारे मन में वज्र जैसी कठोर शक्ति समाई हुई है। जैसे दुष्टों को मारने के लिए इंद्र वज्र का प्रयोग करता है, वैसे बादल तुम्हारे अंदर तो वज्र की जैसी ताकत छिपी है। नूतन कविता भर दो, फिर भी नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तुम अपनी घोर गर्जना करो, जिसे नई कविता में शक्ति का संचार हो जाए और तन मन सब खुश हो जाए। ठीक है। तो इसमें वो बाल के जैसे कल्पना और आकाश को घेरने और सारी धरती पर जो गर्मी है उसे लोग परेशान हैं, तो जब बादल गरजेगा तो हमारी धरती शांत हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। यानी जो परेशान लोग हैं उनकी आत्मा खुश हो जाएगी, क्योंकि किसान मजदूर आदि का जीवन बादलों के बरसने पर निर्भर है। तो इसलिए बादल शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रतीक है, क्योंकि गरीबों को जो लोग शोषण करते हैं वो विद्रोह करेंगे, तभी उन पर नए जीवन का संचार होगा। दूसरा पैराग्राफ है इसका। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कवि कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी
कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल हो रखे हैं, विकल हो रखे, उन्मन उन्मन अनमने हो रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा, इतनी भयंकर गर्मी है। विश्व के निधाग के सकल जन, यानी संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल परेशान हैं, और वो बादल को देख रहे हैं कि बादल बरसें और इस गर्मी से हमें मुक्ति मिले। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि कहता है हे बादल, तुम न जाने कौन सी दिशा से अचानक बरसे हो, अचानक आ गए हो, तुम्हारी दिशा ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, और अनंत आसमान में तुम बरस घूम रहे हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कवि कहता है अपने शीतल जल से इस तप्त धरा को, जो तप रही धरती है, इसको तुम शांत कर दो, उस ठंडे पानी से इसे शीतल कर दो, शीतल कर दो अपने जल से। और बादल हैं जो क्रांति का प्रतीक है, वो सारी जनता के दुखों को दूर करने वाला है, क्योंकि सारी जनता परेशान है अपनी दुखों से, यानी कष्टों से परेशान है, और बादल नामक जो क्रांति का दूत है वही सारी जनता को शांत करके चला गया, इसलिए वो बादल पर निर्भर है। अगली कविता है जिसका हम विस्तार जानेंगे, अट नहीं रही है। इसमें कवि कह रहा है निराला जी, यहाँ पे आपने देखा कि मानवीकरण अलंकार है, कक्षा 9 में आपने अलंकार पढ़े थे, तो फागुन का महीना बसंत का प्रभाव है उस पर, और फागुन महीना इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि उसकी जो शोभा है वो एक बार जो देख लेता है उसके शरीर में समा जाती है ना, उसकी शोभा से वो दूर नहीं हो सकता। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, तन यानी शरीर, यानी फागुन की जो शोभा है वो उसके तन में समा नहीं रही है। क्यों? सट नहीं रही है उसके सांस लेने से। फागुन का महीना इतना सुंदर है कि इसकी शोभा उसके तन में समा ही नहीं रही है। वो बहुत खुश हैं। कैसे खुश हैं? कहीं सांस लेते हो, अगर फागुन के महीने में तुम सांस लेते हो, चारों तरफ सुगंधी सुगंध फैली है, घर भर देते हो, चारों तरफ ऐसा लग रहा है सुगंध, पत्ते फूल सब अपनी खुशबू छोड़ रहे हैं, और उनकी जो सुगंध है घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, यानी उसके सुगंध के कारण चारों तरफ पक्षी, कीड़े, तितलियां, भंवरे मंडराने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है उस सुगंध से चारों तरफ पक्षी पंख फड़फड़ाने लगते हैं, और कभी भी उसे देखकर अपनी आंख हटा नहीं पाता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, यानी कवि उस सुंदरता को देख करके इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वो बिना पलक हटाए उसे लगातार देख रहा है। कैसी हरियाली है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, चारों तरफ पेड़ पत्तों है और हरे लाल फल फूलों से और पत्तों से पेड़ सजे हुए हैं। कहीं पड़ी उर्मे माल, मंद गंध पुष्प माल, ऐसा लगता है कि पेड़ों के गले पर फूलों की माला है और दिखाई पड़ रही है, और उनकी खुशबू मंद गंध फैल रही है। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है, यानी धरती के चारों तरफ सौंदर्य इतना प्रसार है कि उसमें समा पाना कठिन हो रहा है। तो इस तरह से कवि ने इसका वर्णन किया है कि बसंत की ऋतु है, और न सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है, संधि का समय है, मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है, मनमोहक है, इसलिए उसमें व्यक्ति को बहुत खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि वह घूमे, प्रकृति को देखे और प्रकृति का वो आनंद ले, क्योंकि कविता में वो ये सारी बातें हैं जो उसको प्रभावित करती है। क्योंकि बसंत का यौवन है, होली का त्योहार है, प्रकृति की रंग बिरंगी छटाएं हैं, उसे देखकर कवि मंत्रमुग्ध हो जाता है, और अपने भावुक और संवेदनशील और सहृदय होने के से वो कविता में अपने शब्दों से बयां कर रहा है कि जो कुछ उसने देखा वो आज भी उसके मन में स्थायी है। तो बच्चों, आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद।